नमस्कार दोस्तों, मनोज शुक्ला आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो फरवरी करंट अफेयर चल रहा था 2021 का, ये उसका पार्ट 2 है। उसमें मैंने कर्नाटक तक का हिस्सा कवर कर दिया था। कर्नाटक यही न्यूज़ पर थे हम, है ना, इसी करंट अफेयर पे थे, फरवरी का जो चल रहा था। तो ये उसका पार्ट 2 समझ लीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट जो बच गए हैं वो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इस कर्नाटक वाली चीज़ को कवर कर लेता हूँ। देखिए, एक कर्नाटक है और दूसरा तमिलनाडु है। कर्नाटक ने हमें अपना 31वां जिला सौंप दिया है और वहीं जो तमिलनाडु है उसने 51वां यानी 51th टाइगर रिजर्व देश को सौंपा है और तमिलनाडु का खुद का वो 5वां टाइगर रिजर्व है। क्लियर हो गई बात। तो पहले बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका का भैया 31वां जिला कौन सा बना दोस्तों? वो है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पहले ये बल्लारी जिले में आता था इनके, लेकिन बल्लारी जिले से इसे अलग कर दिया गया है और 6 तालुकों को मिला करके एक विजयनगर बनाया। विजयनगर के बारे में आपको पता ही होगा। इसको प्राचीन काल में हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे। इन्होंने इस नगर की खोज की थी, कहना चाहिए साम्राज्य की खोज करी थी। और इसी के सबसे महान शासक, सबसे महान राजा जो विजयनगर साम्राज्य से आते हैं, आपने नाम भी सुना होगा कृष्णदेवराय का। उन्हीं के दरबार में तेनाली रामन जैसे विदूषक भी थे, उनकी कहानी भी बहुत चलती है, ठीक है। तो आपने वो सुने होंगे। अच्छा, इस विजयनगर में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है ना, एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थली जिसे हम्पी के नाम से जाना जाता है, हम्पी इसी का हिस्सा रहेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, है ना। तो याद रखिए 31वां जिला कर्नाटक का विजयनगर बन चुका है, इसी में हम्पी जिला भी आता है, ठीक है दोस्तों। और ये रहा, जैसा कि मैंने कहा आपको, तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व और पूरे भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। 51th है। अब कौन सा इसका नाम क्या है? तो ये नाम याद रखिएगा, श्री विल्लुपुत्तुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। इसमें सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या दोस्तों? देखिए, ये श्री विल्लुपुत्तुर ये एक अलग अभ्यारण्य है और ये मेघामलाई ये एक अलग अभ्यारण्य है। इन दोनों को मिला करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि यहां देखिए, कहां मैं बता दूं आपको, ये रहा, आपको दिख रहा होगा मेघामलाई ये वन्यजीव अभ्यारण्य था और श्री विल्लुपुत्तुर ये गिलहरी का अभ्यारण्य है ना। ये दोनों के दोनों अभ्यारण्य हैं अलग अलग, दोनों को मिला करके एक कर दिया गया और बना दिया गया 5वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का और देश का 51वां टाइगर रिजर्व। अगर ये तमिलनाडु का 5वां, इसका मतलब इससे पहले 4 भी होंगे। तो उन चारों के नाम भी याद रखिए। सबसे पहला था मुंडनथुरई, फिर दूसरा है अन्नामलाई, फिर तीसरा है मुदुमलाई और फिर चौथा है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व थे और अब बन गया है श्री विल्लुपुत्तुर मेघामलाई, जिसे 2 को मिला करके बनाया गया है। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कर्नाटक का 31वां जिला और ये तमिलनाडु का 5वां अपना वो। तो दोस्तों, अभी तमिल की ही बात हो रही थी। तमिल की एक मूवी है जिसका नाम है कूजंगल, है ना, कूजंगल। कूजंगल को टाइगर अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए तमिल का टाइगर कितना मैच खा रहा है। अभी तमिलनाडु को 5वां टाइगर रिजर्व मिला और एक तमिल मूवी है जिसका नाम कुजंगल है और इसको टाइगर अवार्ड मिला हुआ है। ये टाइगर अवार्ड कहाँ का है अवार्ड दोस्तों? तो याद रखिए, ये देखिए, ये जो अवार्ड मिला हुआ है इन्हें, ये मिला है रॉथरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है रॉथरडैम का, अभी 2021 का, उसके 50वें संस्करण, ये मतलब ये 50वां हुआ है रॉथरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, ठीक है। तो उसमें टाइगर अवार्ड जीता है। और आपको ये एक जानकारी दे दूं कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सबसे सर्वोच्च अवार्ड जो है वो टाइगर पुरस्कार ही होता है और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है, फेस्टिवल का शीर्ष सम्मान होता है टाइगर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। तो आप देख पा रहे दोस्तों, ये जो कूजंगल है इसको टाइगर अवार्ड मिला और ये तमिल मूवी है, समझ गया ना। टाइगर तमिल दोनों बार हो रहा है। तो कूजंगल याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगली चीज है, देखिए अभी अपन ने बात करी कर्नाटक की, है ना, फिर बात करी तमिलनाडु की, वहां पे तमिल मूवी की, कुजंगल की भी टाइगर अवार्ड जिसे मिला। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में जो है बीजू पटनायक वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप सभी को पता है। ये जो अभी तत्काल मंत्री हैं, तत्काल मुख्यमंत्री उनके नवीन पटनायक, उनके पापा हैं ये, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से, तो दोनों, है ना, पापा बेटे दोनों वहां के मुख्यमंत्री हैं भैया। पहले पापा थे अब बेटे, ठीक है। तो बीजू पटनायक पार्क बना हुआ है वहीं भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजू पटनायक पार्क बना हुआ है, ठीक है। तो इस पार्क की खासियत क्या है दोस्तों? इसमें इन्होंने एक मेमोरियल बनाया है। मेमोरियल मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा ऐसा पत्थर गाड़ देते हैं
ठीक है, उस पत्थर पे नाम उकेरे जाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी याद में, क्योंकि मेमोरियल है तो किसको याद कर रहे हैं, किसके नाम लिखे जा रहे हैं उसमें? जो कोविड-19 में जो शहीद थे, जिन्होंने दूसरों को बचाते बचाते अपनी जान बिल्कुल गंवा दी, तो उन सभी डॉक्टरों के, नर्स के उस पर नाम उकेरे जाएंगे, समझ गए। तो ये जो बन रहा है, कहां बन रहा है? बिजू पटनायक पार्क में। तो इसमें क्वेश्चन मेन तो यही हो जाता है, बिजू पटनायक पार्क कहां पर है? तो भुवनेश्वर में, आपको याद रखना है, और कुछ भी जरूरत नहीं है ज्यादा याद रखने की, ठीक है। और ये इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2021 में होगा। चलिए भैया, अगला है, देखिए अगला अभ्युदय योजना है। ये कहां की है? ये उत्तर प्रदेश की। अभ्युदय योजना कुछ और नहीं है, ये ऐसा समझ लीजिए कि सरकारी कोचिंग है ना, कि सरकार कोचिंग करवा रही है भैया बच्चों की मुफ्त में। क्लियर है? बस इतनी सी बात है इसमें। तो यूपी की अभ्युदय योजना है और ये ट्रेनिंग के काम आएगी उन बच्चों के जो तैयारी कर रहे हैं भैया, यूपीपीएससी की, किसी भी सबऑर्डिनेट सर्विस की, बैंकिंग की, नीट की, एनडीए की, सीडीएस की, यूपीएससी, टीईटी, हर तरह के एग्जाम कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, है ना। अब इसका सिलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये तो यही लोग बताएंगे। तो एक तरह सरकारी कोचिंग समझ लो आप, अभ्युदय यूपी, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में, यूपी से निकल करके, ठीक है, उड़ीसा से निकल के यूपी से निकल के पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या हुआ है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वहां का उद्घाटन हुआ है। अब ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये किस उद्देश्य से मनाया गया है? ये उद्देश्य से मनाया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, लक्ष्य के साथ लोक, आदिवासी कला, नृत्य, संगीत, पाक शैली, इन सब की प्रदर्शनी वहां पर होने वाली है। तो समझ गया, जब इतने सब की होगी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाएगा। तो उसी को और ब्रॉड वे में प्रेजेंट करने के लिए कि हम एक भारत हैं, श्रेष्ठ भारत हैं, मनाया गया है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। अब पश्चिम बंगाल में किसने उद्घाटन किया? तो नाम याद रखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी का, ठीक है दोस्तों। और 3 जगह ये होगा, एक होगा कूच बिहार में, ठीक है, 2 दिन वहां चलेगा, फिर वहां से दार्जिलिंग में चलेगा पश्चिम बंगाल के, ये भी 2-3 दिन वहां चलेगा, और फिर मुर्शिदाबाद में होगा पश्चिम बंगाल के। तो 3 अलग अलग जगह पर इसे मनाया जाएगा। क्या है ये? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। चलिए अगले में चलते हैं भाई। अब आता है पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी, पौंडीचेरी, पुदुचेरी। पुदुचेरी में सबसे पहले आपने देखा इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं, है ना, लगातार। क्यों? क्योंकि इनके एमएलए वगैरह जो हैं, ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं, ये अपना इस्तीफा देते चले आ रहे थे। तो सबसे पहले तो भैया ये हमारी किरण बेदी जी, है ना, आपको मालूम है, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। तो ये वहां की उपराज्यपाल थी, इनको हटाया गया, इनको पद से हटाया गया, ये भी याद रखिए। और फिर आपको दिख रहा होगा कि ये जो वहां के नारायणसामी, ये वहां के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया पूरी तरीके से। और अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया है, समझ गए। पूरी विधानसभा उनकी भंग कर दी गई है, अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 356 वहां पर लागू हो गया, अब राष्ट्रपति के अंडर में वो चीज आ गई है। तो उपराज्यपाल हटे हैं, तो भैया कोई ना कोई तो वहां पर बने ही बने होंगे, ठीक है दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा। तो तेलंगाना की राज्यपाल है तिमिलीसाई सौंदरराजन, तिमिलीसाई सौंदरराजन, अब ये वहां पर संभाल रही हैं, ठीक है। अब ये वहां की उपराज्यपाल भी हैं, वो तेलंगाना की भी हैं, और साथ में एक्स्ट्रा भार ले लिया उन्होंने पुदुचेरी का, समझ गए। तो ये नाम याद रख लीजिए, तिमिलीसाई सौंदरराजन, तेलंगाना की राज्यपाल, अब पुदुचेरी की भी उपराज्यपाल हैं। किरण बेदी जी ने इस्तीफा दे दिया है, नारायण स्वामी मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। क्लियर हो रही है बात दोस्तों? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कहानी थी कुछ। तो अब वहां पर क्या है, पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, आपने देख ही लिया। राष्ट्रपति शासन भैया किस अनुच्छेद में आता है? 356 में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन में कि क्या चला गया, ये किसी राज्य सरकार की निलंबन और सीधे केंद्र के नियम को लागू करेगा, ठीक है। तो यानी कि अब सीधे निलंबन हो गया ना वहां का विधानसभा, और केंद्र सरकार का जो है उसमें नियम लागू होने लगेगा। क्लियर होगी बात? तो 3 चीजें याद रखिए भैया, सुंदरराजन जी का नाम याद रखिए दोस्तों। अगली चीज है कि ये जो एमएसडीई है, इन्होंने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप शुरू कर दी है। एमएसडीई क्या होता है दोस्तों? एमएसडीई का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो मिनिस्ट्री है, इस मंत्रालय ने एक फेलोशिप शुरू कर दी महात्मा गांधी जी के नाम से, और वो है नेशनल फेलोशिप, ठीक दोस्तों, है ना। और अब इसमें कुछ भी नहीं है खास इसमें जानने लायक। और ये जो इन्होंने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप शुरू की है, ये किसके साथ ये पार्टनर करने पे शुरू कर रहा है? ये कर रहा है 9 IIM है हमारे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, है ना, अक्रॉस इंडिया। तो उनसे मिल करके इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, MGNF को, ये जो शुरू किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, ये क्यों होगा? भाई मान लो हम आपको बढ़ावा दे रहे हैं, अगर स्किल डिपार्टमेंट है तो आपको हर तरह की चीज सिखाई जाए, फिर उसका स्कॉलरशिप, ये बिल्कुल दिख रहा है ना, फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, जो अच्छा करेगा उसको हम ये सब देंगे। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं भाई, एक्सिम बैंक, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, मालदीव को फंडिंग करना शुरू किया। मालदीव कहां है दोस्तों? पहले तो आप ये देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये इंडिया है, तमिलनाडु, केरला, श्रीलंका, और ये रहा मालदीव, दिख रहा है आपको, ये नक्शे में यहां पर दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें खास चीज क्या है, मैं वही बताऊंगा आपको थोड़ी देर में।
अब देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसमें एक चीज कही गई है कि $400 की फंडिंग की गई है, मिलियन फंडिंग की एक्सिम बैंक कर रहा है। तो किस बात पे कर रहा होगा? अगर ये मालदीव टापू है तो सबसे बड़ी बात क्या है? कनेक्टिविटी की ही होगी, है ना, कि भाई कनेक्शन कैसे किए जाए। तो मैंने देखो मालदीव का एक और मैप रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा और ये गुलीफाशु और थिलाफुशी, है ना, गुलीफाशु थिलाफुशी, और ये इन तीनों को मिलाने के लिए, है ना, और इसे ये रहा, ये देखो यहां पर ये लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, ये आपको दिख जाएगा, देखो विलिंगली, ये जो है लाल लाल डॉट ये विलिंगली है, फिर गुलीफाहू ये दिख रहा है आपको, और फिर थिलाफुशी, इनको तीनों को कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, आपको दिख रहा होगा ना बीच में समुद्र है, तो इन्हें बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन इनका हो जाएगा ये, तो इसीलिए मालदीव का फंड किया गया है और एक्सिम बैंक ने किया हुआ है, ठीक है। एक्सिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हम ही कर रहे हैं, आप ये समझ जाओ इस बात को। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, उनकी राजधानी क्या है मालदीव की? माले। चलो भैया देखो दोस्तों, ये तो आप पिक्चर देख करके पहचान जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये किस तरह से कठपुतली का गेम चलता है, ऐसे कठपुतली चल रही है बिल्कुल, है ना। आपने वो गाना भी सुना होगा, तूने पायल है झनकाई फिर भी तू आया रहता जब वो करके, वैसे खूब चलता रहता है, उसमें हीरो हीरोइन करते रहते हैं, वही वाला है ये गेम। इसको बोलते हैं क्या उस कठपुतली वाले को? इसे कहते हैं थोल पावा कुत्थू। थोल पावा कुत्थू, जो आप कठपुतली डांस कहते थे उसे थोल पावा कुत्थू कहते हैं। ये पहली बार रोबोट की मदद से कहानियां दर्शाएगा। पहले इससे जो कहानियां दर्शाई जाती थी, जिससे भी कोई भी कहानियां दर्शाई जाए, है ना, तो इससे कहानी जैसे रामायण है या महाभारत है, तो उसका युद्ध तक ऐसे ही दिखा दिया था। तो पहले आदमी चलवाते थे इसको, थोल पावा कुत्थू को। अब ये रोबोट चलाएंगे इसको, और आप देखो जरा, पहली बार रोबोट की मदद से चलाया जाएगा प्रतीक्षा है कठपुतली के साथ। और अब इसमें जो है, इसमें एक चीज कहां पर है, भारत में प्रचलित, हाँ, इसमें महाभारत और रामायण दिखाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि पहली बार थोल पावा कुत्थू जो है ये रोबोट की मदद से चलेगा, महाभारत और रामायण इसमें दिखाए जाएंगे। अब रोबोट को मैं मतलब पहले से प्रोग्रामिंग की होगी, भैया ऐसे चलाओगे आप, ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आ जाइए भैया, प्रधानमंत्री ने जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है 2021 का, उसको इनॉग्रेशन कर दिया है, ठीक है, वर्चुअली का मतलब समझते होंगे, ऑनलाइन, ये दिख ही रहा होगा। देखो अगर ये यहां दिख रहे हैं और ये लोग यहां दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि ऑनलाइन सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है। इसकी थीम याद रखनी है और कुछ याद रखना नहीं, क्योंकि थीम ही पूछेंगे कि इस बार की वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थीम क्या थी। तो थीम ये लिखी हुई है, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, है ना, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने जो कॉमन फ्यूचर है उसको फिर से डिफाइन करेंगे और सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट रखेंगे सबके लिए, ठीक है दोस्तों। किसने ऑर्गेनाइज किया है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यानी कि टेरी, ठीक, टेरी, याद रखिए, याद है ना अजय माथुर, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, है ना, अजय माथुर जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या बन चुके हैं, अभी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो वो कहां के डायरेक्टर जनरल थे? टेरी के थे, ठीक है। तो यही टेरी इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, दिख रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और इसकी थीम इस बार रीडिफाइनिंग रखी गई है। इसका उद्घाटन इनॉग्रेट किसने किया? मोदी जी ने किया है। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो याद रखिएगा अजय माथुर जी का नाम, जो कि अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एमडी बन चुके हैं, पहले वो टेरी के थे। भैया ये कैंपेन किसने चलाया? देखो बहुत प्यारी चीज इसमें लिखी हुई है, ये कैंपेन किसने चलाया कि कोविड फ्री हो जाएंगे फरवरी 28 तक। ये किसकी स्कीम है? तो ये किसी और की स्कीम नहीं है, पुदुचेरी गवर्नमेंट की है। सबसे खतरनाक बात, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लग गया, किरण बेदी हट गई, नारायण स्वामी हट गए, और सुंदरराजन जो उपराज्यपाल का पद संभाल रही है, वो खुद भी राज्यपाल है, तेलंगाना की, एक्स्ट्रा भार लिया हुआ है ना, वहां 356 लगी हुई है, सब निलंबित हो चुका है। तो वहीं पर उन्होंने ये किया था, कैंपेन चलाया था कि फरवरी 28 तक हम जो है कोरोना फ्री हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है तो क्या नाम है? जीरो कोविड बाय Feb 28, किसकी स्कीम है या किसने ये चलाया है? ये अभियान कैंपेन किसका है? तो याद रखिएगा पुदुचेरी का है, ठीक है। तो अब तो किरण बेदी थे, अब तो दोनों हट गए, अब तो लिखने का मतलब ही नहीं है कि कौन क्या है, अब तो सब हट गए, ठीक है। अगला है दोस्तों, पीएम ने यूपी में महाराजा सुहेल देव, देखिए महाराजा सुहेल देव जो है, ये उनका स्मारक और शिलान्यास किया हुआ है, ठीक है। ये कहां पर किया है? ये यूपी में किया है दोस्तों, ठीक। ये आप कह सकते हो कि पॉलिटिक्स है ना, कि भैया सुहेल देव को मानने वाले जो वहां पर लोग हैं, आप देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे लोगों के जो बनाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की मूर्तियां ये बना रहे हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है इतिहासों में, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि सुहेल देव को मानने वाले उस क्षेत्र में कुछ लोग हैं, तो उनके वोट बैंक चाहिए इनको। तो ऐसी सी ये प्रतिमाएं बना बना करके और बड़े बड़े बातें इनके बारे में बोल दी जाती है वहां पर, समझ गए आप। तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए कि कहां से आया क्या नहीं आया। अब उन्होंने बोल दिया तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, भाई पूछ लेंगे सुहेल देव कहां के थे, तो बस याद होना चाहिए कि सुहेल देव यहाँ के थे,
समझ गए इस बात को, ठीक है। बाकी इसके बारे में लिखा है कि सुहेलदेव जी स्मारक और विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। और बहराइच, ये देखो एक सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया है बहराइच करके, ठीक है, को महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर जनता को समर्पित भी कर दिया गया है वहां पर। तो याद रखिएगा, उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज तक बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है, इतना ज्यादा उनसे उनकी वोट की जरूरत है अभी आने वाले चुनावों में। सुहेलदेव कौन थे भैया? तो देखो इनकी जो प्रतिमा थी, उनकी घुड़सवार वाली प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। उनके नाम से कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस सब बना डाला भैया। एक चिल्ड्रन पार्क और विभिन्न पर्यटन सुविधाएं वहां पर दी गई है, ठीक है दोस्तों। बस याद रखिए, एक महाराजा थे सुहेलदेव, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, पूछ ले जाए कहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से। तो दोस्तों अब अपन आ गए हैं यहाँ पर केरला में, ठीक है। बहुत समय से केरला आए नहीं थे, केरला आ गए अभी बहुत देर बाद, है ना। आप भी घूम लो मेरे साथ थोड़ी सी। ये रहा, ये दिख रहा है केरला, ये कोच्चि, ठीक है भैया। तो केरला में इन्होंने बहुत सारे जो हैं अपने क्या कहना चाहिए आपको, प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट जो हैं केरला में लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से लॉन्च किए दोस्तों? पहला है प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, दूसरा है रो वेसल्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज समझते हो ना, जिस तरह से आपका नेशनल हाईवे होता है ना, उस तरह से ये वाटरवेज होते हैं, है ना। इनलैंड वाटरवेज होते हैं लैंड के ऊपर, है ना। तो ये वाटरवेज है। अब ये रो है ना, रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स है, रोल ऑन रोल ऑफ वेसल। ये बहुत बड़े वेसल्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े। इसमें आप मतलब टैंकर देखोगे, आप टैंकर रख दो, इनमें गाड़ियां, मोटर और जो भी, मान लो कि आपको इस कंट्री से उस कंट्री पहुंचाना है और समुद्र का रास्ता है, तो किस में भरोगे? बड़ी सी नाव में भरोगे। उसी को बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ। बहुत बड़ी नाव होती है, आपने देखी है वो चीज, समझ गए, बहुत सारे कंटेनर होते हैं उसमें। तो ये इनलैंड वाटरवेज बनाया गया है। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया जाए। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का मतलब है कि कोई भी शिप आकर के वहां पर रुक सकती है। हाँ, थोड़ा सा टैक्स तो देना पड़ेगा, है ना। सागरिका नाम से कोचिन पोर्ट पर, और एक मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि समुद्र के पास है तो मरीन इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट भी वहीं पे बना दिया भाई। पहला है कि प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट। ये किस काम आता है दोस्तों? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब ये चीज बनाई, ये जब प्रोजेक्ट उन्होंने किया पेट्रोकेमिकल वाला, तो ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है, प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, और आत्मनिर्भर से जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये किसका है? अकॉर्डिंग टू दी भारत BPCL, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PDP विल बी लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द कोची रिफाइनरी। कोची रिफाइनरी के बिल्कुल पास होगा। एंड विल प्रोड्यूस, ये देखो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सो अल्कोहल, एर्काइलिक एसिड एंड एक्रिलेट्स विच आर प्रीडोमिनेंटली इंपोर्टेड। ये वो चीजें हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया है उस पार्ट 1 में कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ यहीं पे बना रहे हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते, यानी कि मेक इन इंडिया कर रहे हैं। तो अब ये भी हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने कहां लगवाया, ये याद रखिए, कहां बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके कोच्चि में, ठीक है। कोच्चि में सब कुछ कर दिया, यानी केरला में सब कुछ किया गया है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। दीज प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली हैव एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्वेंट्स में, कोटिंग्स में, मालूम है ना, कोटिंग जो आप ऐसा कोटिंग करते हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत तरह का इस्तेमाल होता है, समझ गए। तो वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तो भी इस्तेमाल हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कितनी सब बड़ी चीज है जो अपन बाहर से मंगाते थे, तो वही प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल अब अपने यहां बनेगा। क्लियर है? बढ़िया दोस्तों। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ये देखिए मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग बन रहा है जिसका नाम विज्ञान सागर रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, फर्स्ट फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। और बस इतना ही काफी है इसके बारे में जानना। रो वेसल्स के बारे में मैंने बता दिया, 2 नए वेसल्स हैं, है ना, 2 नए वेसल्स बनाए जा रहे हैं, मतलब बड़ी सी नाव बनाई जा रही है भैया। ये क्या क्या करेगी भैया, ये देखो 3-4 फीट ट्रेलर ट्रक्स ये भर दोगे, 320 फीट ट्रेलर ट्रक्स ये भर दोगे, 20 पैसेंजर्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो ये सब कर सकते हो आप। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है, याद रखिए, पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है उनके, आरिफ मोहम्मद। केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद है, और पिनराई विजयन ये है, ठीक है। सोइए मत, देखो यहाँ पे ध्यान से, सो मत जाना भैया। भाई अगला है प्रधानमंत्री। अब असम पहुंच जाते हैं दोस्तों, ठीक है। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की, ये तो याद कर लो भैया, जितने मैंने लाल लाइन से यहाँ पे किए ना, ये तो बस इतनी बार पढ़ लो कि आपको याद आए कहां पर क्या है, बस सब कनेक्ट करने, पूरी कनेक्टिविटी बिछाने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए। तो बस आप ये नाम याद रखिए, सब असम में है। क्या क्या है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र, इसको जोड़ रहे हैं वो। निमाटी माजुली द्वीप, माजुली द्वीप तो आपको मालूम है, माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है ना, जो अपने असम में आता है। उत्तरी गुवाहाटी और दक्षिणी गुवाहाटी, मतलब जो गुवाहाटी है उसको उत्तरी, और ये इन दोनों को जोड़ने के लिए, है ना। धुबरी हथसिंगमारी, इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। और इसके बीच में भी रोपैक्स व्हीकल संचालन का उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक है। रोपैक्स वही पैक्स जो मैंने बताया था, रो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है। और जोगी गोपा में अंतरदेशीय जल परिवहन टर्मिनल का
फिर से जो है आधारशिला रखी जा रही है, जैसे कि जो केरला में रखी गई थी सेम वहां पर भी रखी जा रही है। ठीक है, और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ईज ऑफ डूइंग हो बिजनेस के मामले में, है ना, डिजिटल सॉल्यूशंस के मामले में, इन सब के मामले में। ठीक है दोस्तों, फिर बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो है वो कितने में आ रहा है, वाटरवे, डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सबको इंप्रूव करेगा। समझ पे आ रही है बात इस बात को। और 3 रोपैक्स वेसल कोऑपरेशन है ना, निमाटी घाट और माजुली आइलैंड के बीच में, और नॉर्थ गुवाहाटी और साउथ गुवाहाटी के बीच में, डुबरी एंड हत्सिंगमारी के बीच में। फिर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एट जोगी घोपा, जो इनलैंड, जो बिल्कुल केरला में हुआ है सब कुछ यहाँ पे। केरला में भी आपने देखा था 3 रोपैक्स थी, वहां पर भी इनलैंड वाटर टर्मिनल बनाया गया था। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। रोपैक्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कुछ नहीं होता, बड़ा कंटेनर होता है, इसमें सब कुछ आता है। क्लियर हो रही बात दोस्तों, बस नाम याद रखिएगा, है ना। उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी, धुबरी हत्सिंगमारी, जोगी घोपा और निमाटी माजुली द्वीप और महाबाहु ब्रह्मपुत्र, ये सब असम में उन्होंने प्रोग्राम किया है। ठीक है दोस्तों, अब असम में पूर्वी भारत, देखिए दोस्तों असम में ही क्या हुआ है, जो पूर्वी भारत है अपना, पूर्वी भारत में आते हैं बहुत सारी हैं वहां पर स्टेट्स आपने देख ही लिए। असम के अलावा ही मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम है, सभी है वहां पर। ठीक है, मणिपुर है। तो असम में उन सभी में से पूर्वी भारत जिसे कहते हैं, तो पूर्वी भारत में सिर्फ असम में पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। कौशल स्किल यूनिवर्सिटी का आधारशिला कहां रखा गया है? पूर्वी भारत में सिर्फ असम में रखा गया है दोस्तों, पहला वहीं पर रखा गया है, इसका याद रखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई, और केरल में मैंने आपको बता ही दिया है ना, हमारा पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी है, और पहला स्किल यूनिवर्सिटी कहां बनी हुई है? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत की सबसे पहली स्किल यूनिवर्सिटी असम की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बस इतना याद रखिए। असम के अब इतनी सारे काम हो रहे, तो असम के आपको मालूम होने चाहिए चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे, बढ़िया। और कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। किस किस कंट्री की हेल्प से बन रहा है वो आप देख सकते हैं, जापान, इंग्लैंड, सभी है इसमें। तो जब इतने सारे हैं तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं भाई। पीएम इनॉग्रेट्स रामनाथपुरम और थुत्तुकोडी नेचुरल गैस पाइपलाइन। ठीक है, रामनाथपुरम और थुत्तुकोडी नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये कहां हो रहा है? ये तमिलनाडु में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बस नाम याद रखिए कि कहां है, कहां गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, किसका इनॉग्रेशन किया है, रामनाथपुरम थुत्तुकुडी का, कहां पर हुआ है, ये बस याद रखिएगा, तमिलनाडु में हुआ है, और कुछ भी इसमें जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला भाई, केरल फिर से केरल आ गया है ना, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, केरल के आरिफ मोहम्मद और विजयन, मैंने आपको बता ही दिया था, चीफ मिनिस्टर साहब। केरल ने गरीब परिवारों को निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन देने हेतु के फोन शुरू किया है भैया, के फोन लॉन्च कर दिया। किसके लिए है ये? गरीब परिवारों को निःशुल्क इंटरनेट प्रोवाइड करेगा ये। केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसकी योजना की शुरुआत कर दी है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में इंटरनेट दे लो भाई, है ना, कोई मतलब रोक टोक नहीं। और भैया अब आता है इंद्रधनुष के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था, है ना, जो हमने अभी इससे पहले अपलोड किया हुआ है पार्ट 1 में, साथ साथ मैंने बताया है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनका इंद्रधनुष जो ये मिशन है, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण करना है। देखो, साल देख लो, बच्चे 2 साल तक के और गर्भवती महिलाएं, इनका संपूर्ण टीकाकरण कराना, और ऐसा करके अब फिर सारे राज्यों को इसमें करना, मतलब कुल मिलाकर के इम्यूनाइज्ड करना है, टीकाकरण को पूरी तरह से, है ना। बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए जो कि इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो कुल मिलाकर इंद्रधनुष का काम ये है। ऊपर की लाइन में आपसे ऐसे पूछ लेंगे 3 साल तक के बच्चे या सिर्फ महिलाएं, या 2 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, तो याद रखिए गर्भवती महिलाओं के लिए और 2 साल तक के बच्चों के लिए क्या है, टीकाकरण करना है। यही इंद्रधनुष का प्लान है। तो ये कौन सा लॉन्च हुआ है? ये 3.0 था। इससे पहले के 2 आ चुके हैं, आपने देख लिए, है ना। संस्करण में लॉन्च करते हैं ना कि भाई अब ये पहला पार्ट, अब दूसरा पार्ट। भाई प्रकाश जावड़ेकर आपने देख लिया, 2021 को इन्होंने क्या मनाया है? ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट, फ्रांस के साथ मिलकर घोषित किया हुआ है। अब प्रकाश जावड़ेकर जी फिर से आ गए, और इस बार लक्षद्वीप में आ गए। लक्षद्वीप में दोस्तों इन्होंने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। मालूम है ना आपको? अटल पर्यावरण भवन जो है इन्होंने कहां पर उद्घाटन किया? लक्षद्वीप में उद्घाटन कर दिया है। अब ये अटल पर्यावरण भवन क्या है वहां पर? तो ये याद रखिए, लक्षद्वीप का वन विभाग का मुख्यालय है ये। मतलब लक्षद्वीप का जो वन विभाग का मुख्यालय है वो कहां पर है? वो अटल पर्यावरण भवन, मतलब उसी को अटल पर्यावरण भवन के नाम से अब जाना जाएगा। किसको? लक्षद्वीप वन विभाग का मुख्यालय। वन विभाग के मुख्यालय को लक्षद्वीप के अब अटल पर्यावरण भवन के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही है बात दोस्तों? बहुत बढ़िया साहब। चलिए ठीक है, अब आता है आपके सामने यहां पर ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी हैं, ठीक है, ये ब्रिक्स सचिवालय, अच्छा
जिस तरह से लक्षद्वीप वन विभाग का मुख्यालय को हमने क्या कहा था, अटल पर्यावरण भवन, उसी तरह से सुषमा स्वराज भवन है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रिक्स सचिवालय। ठीक है दोस्तों, ये ब्रिक्स का सचिवालय है। ब्रिक्स मतलब आपको मालूम ही है, जो हमारी कंट्रीज हैं सबको, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपको साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये एक पूरा ग्रुप है ब्रिक्स का। तो इसका सचिवालय कहां पर है, सचिवालय का नाम क्या है ब्रिक्स के, वो है सुषमा स्वराज भवन। तो याद रखिएगा, अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप वन विभाग का मुख्यालय, और वहीं पर सुषमा स्वराज भवन ये ब्रिक्स का सचिवालय। क्लियर होगी बात, बस इतनी याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा भैया। ठीक है, तो उन्होंने, तो जो भी है, तो ब्रिक्स की एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, ब्रिक्स 2021 government.in, है ना, नाम याद रख लो थोड़ा सा, बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ब्राजील, इसमें कौन कौन आते हैं वो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, भारत ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की है, और तो कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ नहीं होगा। ये वेबसाइट में इनकी फोटोज वोटोज होंगी, बस अपलोड कर देंगे भैया। तो अब आ जाते हैं दोस्तों फरवरी के इंटरनेशनल अफेयर पर। ठीक है, इस पर नजर डाल लो कि भैया क्या क्या इंटरनेशनल अफेयर हुआ है। देखिए, अफेयर बहुत बड़ी चीज होती है, बता रहा हूं मैं आपको, नेशनल भी होते हैं और इंटरनेशनल भी, घरेलू भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद आंग सान सूकी, आप सभी को मालूम होगा, अब म्यांमार पहुंच जाते हैं। तो आंग सान सूकी जो थी, तख्तापलट वहां पे सैन्य हो गया, ये जीत गई थी चुनाव में, आपको मालूम है, इन्होंने चुनाव जीत लिया था, लेकिन सेना ने इन पर आरोप लगा दिया कि जो हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, और उनका तख्ता पलट कर दिया, पूरे गंदे तरीके से किया इस काम को, इनको हटा दिया भैया। सेना ने वहां पर अपना जो है क्या कहना चाहिए, अब अपने हाथ में ले ली है वो पावर। ठीक है, तो काउंसलर थी, वहां की स्टेट की काउंसलर थी आंग सान सू की, है ना, राष्ट्रपति विन मिंट और वहां के राष्ट्रपति थे विन मिंट, दोनों को पकड़ करके हटा दिया गया। सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ म्यांमार के सेना तख्ता पलट कर गई भैया। वहां पे तख्ता पलट को कहा जाता है कूप दे टेट। क्लियर होगी बात, है ना। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए भैया, बस पलट दिया गया, इतना याद रखिए, और कुछ नहीं है। तो कहां की हैं आपको याद होना चाहिए, म्यांमार की हैं दोस्तों। अभी आपको दिख रहा होगा, यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। जो हमारा विश्व पर्यटन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, ये वर्ल्ड आपका पर्यटन यानी कि टूरिज्म, और ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने 2020 को, क्योंकि कोरोना से है, तो क्या घोषित कर दिया इन्होंने रिकॉर्ड में, इसे कहा है वर्स्ट, सबसे गंदा, सबसे भद्दा ईयर ऑन रिकॉर्ड। समझ में आ गई बात। तो किसने कहा है, UNWTO ने कहा है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ये क्या है, देखो पर्यावरण संगठन है, तो ये क्यों इन्होंने वर्स्ट कहा होगा, क्योंकि भैया कहीं पर भी हवाई जहाज नहीं चल रहे थे, कहीं पे भी कस्टमर नहीं जा रहे थे, तो सब कुछ ठप पड़ा था, इतना गिर गया। ये देखो 74% आगमन गिर गया अंतरराष्ट्रीय इधर उधर जाने वाला 2020 में, इसीलिए वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। दोस्तों ये फोटो देख रहे हो आप, बिल्कुल देखो, ये फोटो कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। जब जंगलों में आग लगी थी, बुश फायर फैला था, आप देख रहे हो ना, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। तो अभी जो हमारे फोटोग्राफर हैं रॉबर्ट इरविन, है ना, इन्होंने ये पिक्चर जो दिख रहे हो आप, इस पिक्चर को उन्होंने ड्रोन से खींचा था। इससे हम क्या कर पाए थे, मदद कर पाए थे जंगल की आग बुझाने में, कहाँ आग है, तो ड्रोन से इन्होंने फोटो खींची थी रॉबर्ट इरविन ने। इसीलिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला हुआ है, और ये फोटोग्राफी का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, क्या है ये, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, किसको मिला, रॉबर्ट इरविन को। और यहां पर ये भी देखो, ये बुश फायर, ये इनकी है ना, बुश फायर नाम से उनकी एक पिक्चर है। बुश फायर मतलब लकड़ी में आग, बुश फायर मतलब जंगल में आग, तो उनकी पिक्चर का नाम ही है। इसी पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड भी मिला, और इनको खुद को सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया फोटोग्राफी का। और जिस जगह पर ये आग आप देख रहे हैं वो है स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ रिजर्व। और ये देखो, उसका भी नाम स्टीव इरविन है, और जिसको अवार्ड मिला वो रॉबर्ट इरविन है ना। जहां पर आग लगी वो स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ था, ऑस्ट्रेलिया का, उसी की फोटो खींच रहे थे रॉबर्ट इरविन, और इनको मिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। किसके लिए मिला, उनकी फोटो जिसका नाम है बुश फायर। समझ गए होंगे आप बाकी सारी चीज बातें। चलिए साहब, अरे रे, अब ये देखो भैया, पाकिस्तान का देख लो, टेक्नोलॉजी है, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी में मुझे रखना चाहिए था, पर रखा इंटरनेशनल में, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने अपनी एक क्रूज मिसाइल जिसका नाम बाबर है ना, मतलब बाबर पे भी कॉपीराइट है उनका। तो देख रहे हो आप सभी के सभी, पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कर दिया है भाई। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं दोस्तों, 700 किलोमीटर तक की क्षमता है इसकी, कहीं भी फेंक देगा, मार देगा, है ना। अब 700 किलोमीटर तो आप पंगा नहीं ले सकते हो भाई, मार देगा, फेंक देगा। ये देख रहे हो लाल लाल सी है ना, मतलब क्या बोलोगे आप, कुछ नहीं बोल सकते हो। और ये पहला है इनका, देख लो, हथियार प्रणाली पहली, नंबर 1, बिल्कुल ठीक, क्रूज मिसाइल है भाई। डर के रहना, देख लो अच्छे से, ऐसी फुलझड़ी तुम्हें कहीं दिख जाए, समझ जाना कि तुमको दूर रहना। अब भी मतलब बाबर निकल रहा है यहाँ से, है ना। अपन तो यही बोलेंगे, बाबर छूटा और बाबर गिरा, है ना। जो राजा था उसको भी मिसाइल बना दी इनने। देखो भाई, दो अब आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है।
पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। अभी अभी पाकिस्तान के लिए मैंने ये बोला, और यहां देखो जरा, इनने मिसाइल छोड़ी बाबर की, तो इन पर मिसाइल गिरी भी किसकी? FATF की। FATF क्या है दोस्तों? FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय टास्क फोर्स है ये, जो एक्शन लेती है कि भैया जो पैसा है वो कहां जा रहा है, क्या गलत जगह तो नहीं जा रहा है, जो टेररिस्ट हैं उनको कैसे पैसा मुहैया हो रहा है। तो आप देख रहे हो FATF ने इन्हें ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट का मतलब समझ रहे हो? ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है, उन कंट्रीज को रखा जाता है जो कि फंडिंग करते हैं आतंकवादियों की। तो जो अभी बाबर छोड़ रहा था मिसाइल, उस पर बाबर खुद गिर पड़ा है, FATF नाम से गिर पड़ा है। ग्रे लिस्ट में इनका नाम रखा गया है, रिमेन रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो बस याद रखिए। और क्या, तो ये FATF जो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और इसमें सदस्य टोटल 39 है, और ये ग्रे लिस्ट उन्हीं के द्वारा निकाली जाती है। समझ गए होंगे आप सभी बात को, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं दोस्तों, इसमें यही बात थी बस कि ग्रे लिस्ट में हैं ये लोग। ग्रे लिस्ट का मतलब उनको रखा जाता है जो कि जब लगता है FATF को कि ये कंट्री मुहैया करा रही है फंड आतंकवादियों को, तब। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। भाई हेलिना और ध्रुवास, भाई उनका बाबर है तो हमारे पास भी तो कुछ होंगे। तो आपको दिख रहा है ये हेलीकॉप्टर में है ना, इसमें ये अपाचे की तरह दिखने वाला हेलीकॉप्टर हमारा, इसमें इन्होंने हेलिना और ध्रुवास्त्र। हेलिना और ध्रुवास्त्र क्या है ये दोस्तों? ये हमारे हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे मिसाइल है, ठीक है। ये हमारे मिसाइल है, मतलब ये मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर। क्लियर हो रही बात दोस्तों? दोनों को DRDO ने बनाया, स्वदेशी है। और सबसे बड़ी बात देखो आप कि जो हेलिना है ना, हेलिना ये दिख रहा है आपको, हेलिना एक तीसरी पीढ़ी की फायर फॉरगेट श्रेणी की एंटी गाइडेड मिसाइल है। मैं समझा रहा हूं आपको। फायर फॉरगेट का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो ये ध्यान रखो कि हेलिना जो है ये ATGM है। ATGM का मतलब क्या होता है? ATGM का मतलब होता है एंटी टैंक, मतलब टैंक को फोड़ देने वाली। और फिर ये है गाइडेड मिसाइल, यानी कि ये मिसाइल तो है जो फोड़ देगी, है ना, टैंक को, एंटी टैंक मिसाइल है। लेकिन G मतलब गाइडेड, यानी कि एक बार बटन दबा दूंगा और दिखा दूंगा कि वहां जाना है, तो कैसे भी घूम घूम के जाएगी, जब तक मार नहीं लेगी तब तक सांस नहीं लेगी। इसीलिए जब ऐसा है, मतलब बस एक बार बटन दबा दो, आप भूल जाओ, बस टारगेट दिखा दो उसको, वहां जाना है, मार के ही आएगी उसको। इसीलिए गाइडेड मिसाइल कहा जाता है इन्हें। और आपको दिख रहा है क्या कहा गया है? फायर एंड फॉरगेट। तो इसीलिए क्या है कि फायर, एक बार फायर करो और फॉरगेट, भूल जाओ, अब भूल जाओ उसको, वो पक्का अपना काम करके आएगी। समझ गए आप इस बात को? इसीलिए ATGM और फायर एंड फॉरगेट इसे कहा जाता है। तो हेलिना का नाम याद रखिए, बड़ी शानदार मिसाइल है दोस्तों, DRDO ने डेवलप की है और यहीं पर डेवलप हुई है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है, ध्रुवास्त्र भी और हेलिना भी। क्लियर बात? अच्छा, दोनों में अंतर क्या, मैं एक बात बताता हूं। देखो जो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये नाग का एक रूप है। नाग जो मिसाइल है ना, उसकी है ये, उसी की एक श्रेणी है, उसी का एक टाइप समझ लो कि नाग टाइप की ये हेलिना। समझ गए? तो और ये किसके लिए है? ये बनी है हमारी आर्मी के लिए, ठीक है। और जो आपके ध्रुवास्त्र सुन रहे हो, ध्रुवास्त्र, ये हमारी बनी है वायुसेना के लिए। समझ गया? तो वायुसेना के लिए ध्रुवास्त्र चलता है और थल सेना के लिए नाग चलता है। और नाग की ही एक टाइप है हेलिना, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, उसी की परीक्षण हो रही है। समझ गए आप बात को? फायर एंड फॉरगेट है, दोनों दबाओ भूल जाओ, बिल्कुल सही निशाने पे मारेंगी। बाबर के जैसे नहीं है 700 किलोमीटर बस कहीं पर बिल्कुल लगाऊंगा और जाएगा इधर से उधर। समझ गए? नहीं तो FATF की उनके ऊपर गाज भी गिरी, देखे ना बाबर के ऊपर। दोस्तों अब आते हैं हमारे फ्रांस, अभी पेरिस, ये देखो यही फ्रांस जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, फ्रांस में ही है। FATF का मुख्यालय ये रहा, ठीक है। इन्होंने ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया है। तो ऐसा लगने लगा है कि जो फ्रांस है वो टोटली आतंकवादियों को बिल्कुल खत्म करना चाहता है पूरी तरीके से। तो ये आप देख रहे होंगे, है ना, इमैनुअल मैक्रोन, वहां के सभी को पता है राष्ट्रपति ही है वो वहां पर, ठीक है। पेरिस उनकी राजधानी है। इनने अभी एक बिल पास कर दिया है, कट्टरपंथी विरोधी बिल, ठीक। मतलब कट्टरपंथ तो बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है दोस्तों। समझ गए इस बात को आप? बस याद रखिए। तो कट्टरपंथी विरोधी बिल किसने पास किया है? अभी फ्रांस की संसद ने इसे पास कर दिया है। किस मामले में? इनका यह कहना है कि इस बिल में साफ साफ लिखा है कि जो कट्टरपंथी इस्लामियों से जो फ्रांस की सुरक्षा के लिए जो मस्जिदों, स्कूलों तथा खेल क्लबों की निगरानी होगी अब से, है ना, कि वहां पर कोई कट्टरपंथी चीजें आप उन्हें पढ़ाओ नहीं, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा उनको समझाओ नहीं, तो इन सब की निगरानी करेंगे अब। तो ये बिल हो गया पास भैया। समझ गया ना? नहीं तो क्या होता था कि मस्जिद और स्कूलों के बहाने या किसी भी तरीके से अपना मदरसा खोल करके या किसी भी तरीके से, तो उनको क्या बहुत ज्यादा कट्टर चीजें देने की सोचते थे वो लोग, है ना, कि हम इन्हें बहुत कट्टर बनाएंगे, समझाएंगे, ऐसा ऐसा ये वो सब। तो अब इन सब पे निगरानी रखेंगे भैया अभी, ठीक है। आप समझ ही रहे हो इस बात को। पढ़े लिखे लोग भी वहां पर कैसी कैसी चीजें कर गए, आपने देख ही लिया है, सब चला है फ्रांस में, आपने शब्द देखा है, ट्रक पूरी भीड़ पे चढ़ गया, सब चढ़ रहा है, देख रहे हो आप। चलो भाई दोस्तों, अगला है UNFAO। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी
ट्री मतलब पेड़ से भरा हुआ, तो ट्री सिटी, देखो सिटी वो भी पेड़ से भरी हुई, समझ गए आप, मतलब अर्बन जगह पर, अर्बन मतलब कि शहरी जगह पर पेड़ यानी कि जंगल को बना लेने की कोशिश हैदराबाद की, ये देखते हुए कि हैदराबाद ने सिटी में ही जंगल यानी पेड़ों को बहुत बढ़ाया, इसीलिए यूएनएफएओ ने, यूएनएफएओ मतलब कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता सौंप दी है भैया। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता हैदराबाद को मिल चुकी है दोस्तों, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो हैदराबाद को जो है हरिता हरम कार्यक्रम, उनका कार्यक्रम चल रहा था ये, उसमें क्या था, शहरी वन पार्क, आप समझ गए होगा, शहरी में वन और पार्क पूरा चल रहा है, तो उसकी योजना के तहत तो काफी बढ़ाने और बनाए रखने, बहुत बढ़ाए इन्होंने और बनाए भी रखा, इसकी प्रतिबद्धता हेतु चुना गया था, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ ही हैदराबाद जो है 23 देशों के 120 शहरों में शामिल हो गया है, 23 देश हैं टोटल, 23 देश से 120 शहर लिए गए हैं, तो उनमें अब हमारा हैदराबाद भी है, ठीक है। तो याद रखिए ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे चुना गया है 2020 का, हैदराबाद को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं भैया, WCCB नहीं, वेस्ट बंगाल मत सोच लेना यहाँ पे। WCCB क्या है, W मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, फिर क्राइम अपराध, फिर कंट्रोल यानी कि अब जो समझ लो हिंदी में आप, ठीक है, और ब्यूरो, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, समझ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इसको एशिया है ना, एशिया, इनको क्या मिला, एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, ठीक है। पूरे एशिया का एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट मतलब अच्छे से पकड़ बनाने की कोशिश करी है। वाइल्ड लाइफ में जो भी क्राइम होते थे, जैसे कि शेर को मार देना, हाथी को मार देना, ठीक है, पोचिंग कर देना, पोचिंग मतलब वही हत्या, उनकी चमड़ी निकाल लेना, उनको मार करके, ठीक है, और बस इसे, तो इसको रोकने में, इसके खिलाफ कड़े कड़े कदम उठाने में, तो ये जो है हमारी ये संस्था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको मिला है एशिया का एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020। समझ गया दोस्तों आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 5th एडिशन था। ये कौन देता है भैया, यूएन एनवायरमेंट, यूएनईपी देता है, यूएनडीपी देता है, और ये ड्रग्स एंड क्राइम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर के देते हैं इस अवार्ड को, इसलिए जरूरी हो जाता है भैया। तो याद रखिएगा WCCB इंडिया के उसको मिला है। दोस्तों अमेरिका ने आधिकारिक, अभी आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप जब बने थे, है ना, जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो उन्होंने क्या किया था, जो पेरिस जलवायु समझौता था उससे बाहर हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब जब से जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन ने वापस से पेरिस जलवायु सम्मेलन में अमेरिका को वापस रख दिया है, ठीक है। पहले हट गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने हटवा दिया था, अभी जो बाइडन ने इसे वापस उसमें लगवा दिया है, ठीक है। इसका था क्या, देखिए 2015 में जो समझौता हुआ था जलवायु का पेरिस में, पेरिस वही फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन, कट्टरपंथी खत्म, समझ गए आप बात को, FATF ग्रे लिस्ट सब कुछ वहीं पे है। तो जो पेरिस में ही जलवायु समझौता हुआ था फ्रांस में ही 2015 वाला, उसमें ये सभी देशों ने मिलकर कहा था कि हम जो कार्बन का उत्सर्जन है उसे हर 5 वर्ष में 2 डिग्री तक यह जो है कम करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास होगा। 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है ना, 2 डिग्री से कम करेंगे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करेंगे, मतलब यहां पर लाकर के सीमित करना है और हर साल 2 डिग्री कम करना है। तो इससे ज्यादा समय तक हम अपने पृथ्वी को बचा पाएंगे, ओजोन परत को बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ था उसमें। तो अब आपको याद रखना है कि कौन सा देश दोबारा शामिल हुआ है, तो वो अमेरिका है, ठीक है। किसने हटवाया था, उन्होंने। भैया चाइना की बात कर लो अब, ठीक है, कोरोना से निपट करके आए होंगे। चाइना जो है 2020 में कोरोना के चलते भी भारत का सबसे बड़ा हिस्सेदार रहा बिजनेस में, आपने देख ही लिया, उसकी वजह भी आप जब भी जानते हैं, इसीलिए आत्मनिर्भर लेकर के आए हुए हैं। तो चीन ने एक पारंपरिक अपना लालटेन महोत्सव मनाया है, ठीक है, लालटेन महोत्सव। देखिए लालटेन महोत्सव कुछ और नहीं है, ये क्या कहते हैं यहां पर देखो, ये पूर्णिमा की पहली रात है ना, इनके कैलेंडर में ये पूर्णिमा की पहली रात की तरह मनाया जाता है। तो उसको ये कैसे मनाते हैं, लालटेन महोत्सव के नाम से मनाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं याद रखिए लालटेन महोत्सव किसने बनाया, उन्होंने बनाया, बस खत्म काम। चलिए भैया अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे फरवरी के। देखिए सबसे पहले है तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। देखो वेटलैंड क्या होगा दोस्तों, यानी गीली भूमि, है ना, गीली भूमि, ना ये ओशियन है ना ये लैंड है, ये दोनों के बीच का हिस्सा है, ठीक है, ना सूखी जमीन है ना पूरा नदी ही है, ये दोनों है, मतलब गीली जमीन है ये, समझ गए आप इस बात को। तो गीली जमीन में क्या है दोस्तों कि देखिए एक अलग ही तरह की चीजें उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखिए अब तक कितने मेंबर आ चुके हैं वेटलैंड इसमें, है ना, वेटलैंड इसमें रामसर जो वेटलैंड साइट है उसमें अब तक 171 मेंबर आ चुके हैं, टोटल साइट्स 2400 हो चुकी हैं, और भारत से अकेले 24 साइट्स गई हैं, और 42 गई हुई हैं, और 42वां है लद्दाख का सोकार कॉम्प्लेक्स, है ना, सोकार कॉम्प्लेक्स। समझ में पा रही इस बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, है ना, सोकार कॉम्प्लेक्स जो है लद्दाख का, ये 42वां है। यानी कि देखिए
ईरान में है रमसार, तो हम इसे रमसार कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। रमसार में एक सबकी मीटिंग हुई थी कि यार ये जो हैबिटाट है, ये जो गीली भूमि है, हमने देखा कि इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जानवर पक्षी भी आते हैं, तो इसे क्यों ना हम सुरक्षित और संरक्षित रखें, इन वेटलैंड्स को बचाएं। ये जो गीली भूमि है, आर्द्र भूमि है, इनको बचाने की कोशिश की जाए। तो वहां से ये रमसार कन्वेंशन शुरू हुआ। रमसार कहां पर है दोस्तों? ईरान में है, ठीक है। तो वहीं से आर्द्र भूमि वेटलैंड्स को बनाने से जहां जहां मिलता है हम उसे घोषित करते हैं और उसको संरक्षण करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में 42 साइट ऐसी मिल चुकी हैं, और अभी जो 42वीं ढूंढी गई थी वो लद्दाख की सोकार झील थी, ठीक है। सोकार कॉम्प्लेक्स, सोकार, उसमें दो चीजें हैं। सोकार कॉम्प्लेक्स को 42वां चुना गया, ये बात याद रखिएगा। 42 इसमें है, पूरे दुनिया में 2400 हैं, और इसमें अब तक टोटल मेंबर 171 हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? तो जिस दिन उनकी मीटिंग हुई थी सबकी रमसार में, ईरान में, है ना, रमसार में, तो वो 2 फरवरी को हुई थी। तो इसीलिए 2 फरवरी को तब से मनाना शुरू कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और अब आपको और बताता हूं कि इस बार की थीम क्या है। इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर याद रखेंगे। वेटलैंड्स क्या होते हैं भैया? स्थलीय और जलीय। देखो मैंने कहा था ना, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच भूमि संक्रमणकालीन। बहुत खतरनाक बात लिखी, पर आप परेशान मत हो, ना सूखी भूमि है ना पूरी गीली ही पानी है, दोनों को मिला करके वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये दिन ईरान के रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स कन्वेंशन 2 फरवरी 1971, देख लो कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को पहली जो मीटिंग हुई थी रमसार में ईरान के, को अपनाने की तारीख है। मतलब हमने क्या किया था, जो कैस्पियन सागर है ईरान के पास, उसको वेटलैंड घोषित कर दिया था। उसी तारीख को हमने 2 फरवरी को ये किया था, 2 फरवरी को, इसीलिए हम वेटलैंड डे मनाते हैं दोस्तों। क्लियर होगी बात दोस्तों? बहुत बढ़िया, है ना, और कुछ बचा नहीं है। और अभी 2021 में इसके 50 साल पूरे हो गए हैं, ठीक। ये 1971 में था ना, अभी 2021 है, तो हो गए 50 साल पूरे, ठीक है। तो 50 साल पूरे हो गए, ये भी याद रखिए। और बस अब क्या याद रखोगे, बाकी सारे डेटा मैंने आपको दे ही दिए दोस्तों। भैया है अगला कि इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर इन चेन्नई, ठीक। तो इनका जो पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर है, कंजर्वेशन सेंटर, वो चेन्नई में है दोस्तों, ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण वहां पर, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हमारे बाबुल सुप्रियो ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी 2 फरवरी को ही। उसी दिन हमने क्या किया, अपना पहला भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र ये चेन्नई में बना है, तमिलनाडु में। ये याद रख लो, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। अगला आता है वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये नहीं है कैंसर, ये तो दाल है। ये यहाँ देखो, वो दलहन डे है ना, वो 10 फरवरी को मनाओगे आप। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक। कैंसर मत देख लेना, कैंसर वो ऊपर रहा। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसकी सिर्फ थीम याद रखिए, आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल, ठीक है दोस्तों। अगला है वर्ल्ड पल्सेस डे। दाल डे कब मनाते हैं भैया? ये 10 फरवरी को मनाते हैं। वो कैंसर था, अब ये 10 तारीख को दाल हो गई, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए आपको बहुत पौष्टिक सीड खाने पड़ेंगे, यही इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। अगला है वर्ल्ड यूनानी डे, 11 फरवरी को। 10 तारीख को आपने दाल खा ली, अब मनाओगे यूनानी डे। यूनानी डे किसके नाम पे मनाया जाता है? ये है हकीम अजमल खान। ये बहुत बड़े यूनान नहीं, बहुत बड़े, क्या कहना चाहिए आपको, यूनानी मेडिकल एजुकेशन के बहुत बड़े ज्ञातक थे, है ना। तो इनके नाम पर इसे मनाया जाता है, और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट यूनानी डे जो है हमने मनाया था 2017 में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद, वहां पर मनाया था हमने, और तब से अभी हम मना ही रहे हैं इसको। तो यूनानी डे ही कह दिया। किसके नाम पे मनाते हैं? हकीम अजमल खान। देख लो, वर्ल्ड यूनानी डे है, मजाक नहीं है, समझ गए। इस बार किसकी थीम थी? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट यूनानी सिस्टम के बारे में और उसकी मेडिसिन के बारे में देना। मेन मुद्दा याद है कि याद रखना कि वर्ल्ड यूनियन डे किसके बिहाफ में मनाते हैं? हाकिम अजमल खान के उसमें मनाते हैं भैया। विज्ञान, महिलाओं एवं लड़कियों को लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये भी 11 फरवरी को मनाया जाता है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये विज्ञान में, साइंस में महिलाओं का और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस है। साइंस के मामले, मतलब उनको बढ़ाना, ढूंढना, ऐसे लोगों को जो साइंस में बहुत तरक्की कर रहे हैं, उनको लेकर के ये चीज मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो विज्ञान में महिलाओं, और इसके लिए ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम कोविड 2021 क्या है? कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी महिलाएं वैज्ञानिक, ठीक है। इस दिवस की जो स्थापना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 2015 को की थी, है ना, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं और लड़कियों को चिन्हित किया जा सके, उन्हें सम्मानित किया जा सके। तो बस इसलिए मनाते हैं इसको दोस्तों। अब देखिए, इसी दिन यानी कि वुमेन साइंटिस्ट विंस सर्व वुमेन
एक्सेलेंस अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कब दिया गया है, ये उसी दिन 11 फरवरी की ही बात है जब हम मनाते हैं क्या अपना वो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, वही अभी जो आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, चिन्हित करना, जो 2015 से अपन मना रहे हैं, उसी दिन सर्ब अवार्ड दिए गए। अब सर्ब अवार्ड क्या होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, है ना। तो ये जो सर्ब है ये अवार्ड बांटा गया है। ठीक है, एक्सेलेंस 2021 का सर्ब वुमेन को किनको मिला है, 4 नाम याद रख लो, शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी, ऋतु गुप्ता, है ना। इनमें ये सब के सब प्रोफेसर हैं, सब के सब प्रोफेसर हैं, तो इनको साइंस में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इसीलिए ये दिन 11 फरवरी जिसको हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, उस दिन इनको सर्व अवार्ड मिला हुआ है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च में, समझ रहे हो। इनमें से 2 आपकी IIT की प्रोफेसर हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पता नहीं क्या क्या, तो बस आपको नाम याद रखने हैं, इनके बैकग्राउंड में मत जाइए, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर से शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी, ऋतु गुप्ता, ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस और सर्ब अवार्ड, बस इतना सा डेटा आपके पास होना चाहिए दोस्तों। भैया अब ये देख लो, 11 फरवरी को ही डेथ एनिवर्सरी ही मनाई जाती है, अभी तक आपने बर्थ एनिवर्सरी सुनी है, अब ये डेथ एनिवर्सरी है, किसकी है दोस्तों, किस नाम से मनाई जाती है, समर्पण दिवस कहते हैं। ठीक है, किनके नाम पर है, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, इनकी पुण्यतिथि पर हम मनाते हैं क्या, समर्पण दिवस। तो आप देख रहे हैं ना, मोदी जी मना रहे हैं समर्पण दिवस, क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अब और क्या कहना है इसमें, BJS की अध्यक्ष रहे हैं 1968 तक, है ना, और भाजपा के अग्रदूत, अब सह संस्थापक, बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए इनकी डेथ एनिवर्सरी 11 फरवरी को मनाई जा रही है, समर्पण दिवस के नाम से मनाई जाती है, ये याद रखना है दोस्तों। अब है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, पूरा राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, अब बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं उसको आपके लिए, तो आप समझ तो गए होगे ना, ये 12 फरवरी को हम मनाते हैं, 12 फरवरी 2021 के अवसर पर। क्यों 12 फरवरी से क्यों मना रहे हैं हम इसे, क्योंकि वही हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, जो हमारा 12 फरवरी है उसे हम कैसे मनाते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, है ना, नेशनल प्रोडक्शन डे के नाम से जानते हैं। इसी दिन नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड ने राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी को ही उन्होंने सप्ताह का शुभारंभ किया, मतलब पूरे सप्ताह भर जागरूक करेंगे सबको, समझ गए कि भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC द्वारा मनाया जाता है। अब उसमें और क्या कहूं दोस्तों, बस इतना याद रखना है। तो सप्ताह भर मनेगा, तो 12 से लेकर 18 फरवरी तक इसका सप्ताह मनाना जाना है ना, मनाए जाएंगे, और बस जागरूक करना है प्रोडक्शन के बारे में लोगों को। चलिए दोस्तों, अगला है RBI की वित्तीय साक्षरता सप्ताह का। अब RBI ने भी कहा कि हम जो है फाइनेंशियली, यानी कि आपको पैसों के मामले में पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, ही पूरे सप्ताह भर जानकारी देंगे, जैसे वो अवेयर कर रहे थे प्रोडक्शन के बारे में, RBI अवेयर करेगी फाइनेंस के बारे में। ठीक है, तो इनने भी अपना चुन लिया, इन्होंने 8 से 12 तक का सुना कि हम 8 से 12 पढ़ाएंगे। थीम इसकी ये रखी है ना, फाइनेंशियल, किसकी, FLW कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा रहा है ना, वीक, तो थीम ये थी कि क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसका डिसिप्लिन समझाएंगे और ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, और कुछ नहीं है, बोरोइंग, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग करो, खरीदो बहुत जागरूक हो करके, बोरोइंग फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड टाइमली रीपेमेंट्स, जब आप कहीं से खरीदो तो उसका पेमेंट जल्दी करो, रीपेमेंट करो, तो ये सब आपको बताएंगे समझाएंगे दुनिया सारी। भैया दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है 13 फरवरी, अगेन राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है, और ये सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है दोस्तों, 13 फरवरी को। क्या है ये, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी जयंती है, सरोजिनी नायडू का जन्म जो है 1879 में हुआ था। इनकी अपनी कविता, इन्हीं को कहा जाता है ना कोकिला, है ना, कारण भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है इनको, समझ गए, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं के नाम पे 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो 3-4 पॉइंट आपको इनके ध्यान रखने हैं। चलिए आगे चलते दोस्तों। भैया विश्व रेडियो दिवस, रेडियो बजता है, तो वही उन्हीं के बर्थडे पे 13, ये कोकिला जब ये इतना गा रही है तो रेडियो पे भी तो बजेगा, तो 13 फरवरी को इसीलिए हम रेडियो दिवस ही मनाते हैं। रेडियो दिवस की 3, ये दिख रहा है आपको 3 थीम यहाँ पर, इवोल्यूशन, इनोवेशन, कनेक्शन। इवॉल्व हो और खूब नया नया करो, और साथ में कनेक्शन बढ़ाते चले जाओ, तो यही थी, तो कनेक्शन तो उनका बढ़ा ही हुआ है दोस्तों। अब आती है 27 फरवरी, यह विश्व NGO दिवस है, जो भी NGO है उनका ये दिवस है। ठीक है, अब इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। भैया अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम देख लो बस, फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म और इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी। समझ पा रहे हो, सो तो नहीं गए, हेलो, सोए तो नहीं, जाग रहे हैं ना सभी, है ना भाई, देखते चले आओ, क्या करोगे, सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें अपन, बहुत देर से बोल रहा हूं, तुम भी सुन रहे हो, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, हेलो,
ठीक, चलिए जाग रहे हैं भाई, जाग रहे हैं। तो ये है विषय इसका भैया, क्या थी इस बार की थीम देख लो बंदो प्यारे से। और कुछ भी खास नहीं, बस नाम ही याद होना चाहिए। कब मनाते हैं ये तो पूछेंगे, इससे ज्यादा क्या पूछेंगे, तो क्यों घिस रहे हो उसमें, आगे चलो भाई। अरे रे, मुख्य बंदे है ना अभी, राष्ट्रीय महिला दिवस। अभी ये है भैया हमारे नोबेल प्राइज विनर, मालूम है ना, रमन इफेक्ट। ये वही सीवी रमन जी है ना। अब क्या बोलोगे, फिजिसिस्ट, महान फिजिसिस्ट, ठीक है। तो 28 फरवरी इन्हीं के नाम से मनाई जाती है, सबको पता होगा हालांकि, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। या अब इनका क्या बोलूं इनके बारे में, रमन इफेक्ट आपको पता है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और कुछ बचा नहीं। हाँ, इस बार की थीम देख लो, इनकी थीम है भैया फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्ल्ड। इनके सामने तो ये सारी बातें ही छोटी सी लगने लगती है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे फर्स्ट नेशनल, हाँ लेकिन हमने पहला कब मनाया था ये देख लीजिए, 1987 में, 28 फरवरी 1987। चलिए, वो तो अच्छा हुआ कि 29 फरवरी को पैदा नहीं हुई, 4 साल में मनाते फिरते तुम भाई। अब आ जाओ, बुक और ऑथर को देख लो फटाफट से, कौन से किसने लिखा भाई। दलाई लामा की किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है। आई एम नॉट अ मसीहा, ये किसी किताब है, सोनू सूद। याद है ना, उन्होंने कोरोना में बहुत सारा काम किया था, तो मसीहा की टाइटल दे दिया था उनको, इसलिए उनको क्या बोला गया, फिर उन्होंने फिर बुक ही छाप दी कि ले मैं अपने बारे में लिख देता हूं, आई एम नॉट अ मसीहा, ये उनकी किताब का नाम है। और दलाई लामा क्या लिख रहे हैं, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसमें कुछ और नहीं है, इंसान के हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है ना, खूब सारी बातें लिख दी है। हामिद अंसारी की किताब देख लीजिए, हामिद अंसारी जी की ये रहे हामिद अंसारी जी, हमारे मालूम है ना, क्या थे ये, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो हामिद अंसारी ने बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट नामक पुस्तक लिखी हुई है। ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे पूर्व, है ना, हामिद अंसारी। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ नामक पुस्तक लिखी हुई है। और अंसारी जी ने जी के जीवन और कार्यों और उनकी शिक्षा से लेकर के पेशेवर कूटनीति और पता नहीं क्या सब कुछ बिल्कुल भर के रख दिया है। तो नाम बस याद रख लो दोस्तों, क्या बार बार बोलूं इसमें मैं, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। पता नहीं क्या सोच के तो उनकी किताब का नाम होता है, कहां से हैप्पी, बाय मैनी अ और हैप्पी, और फिर एक्सीडेंट हो गया हैप्पी का वहां पर, है ना। कुछ भी नाम रख देते हैं और फिर आखिरी लिख देंगे रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। क्या था ये, समझ ही नहीं आती कभी कभी किताब। ये देखो, चलो लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, जब जाने दो, छोड़ो। देखो भाई, हमें तो पता हो, देखो भाई, प्रियंका चोपड़ा, इनकी किताब देख रहे हो, है ना। अब छोड़ो, जाने दो, क्या बोलूं मैं इसमें। इनकी किताब का नाम ही है अनफिनिश्ड, है ना, ये इनकी बायोग्राफी है, समझ गए इस बात को, है ना। चलिए, फोटो मत देखते रहिए, ये यहां देखो, वो फोटो देखो जरा, अब नहीं देख रहे हो, ये देखो जरा, अब देख रहे हो, तो ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, आपको दोनों बराबर देखना है। इनकी कौन सी वाली थी, बाय मैनिया हैप्पी एक्सीडेंट, ठीक। अभी अपन वापस देखेंगे, इनकी कौन सी है, अनफिनिश्ड, अब याद रहेगा आपको, मुंह फाड़ के बोल ही रही है अनफिनिश्ड। चलो दोस्तों, अब देखो भाई, यहां पर है पीटर मुखर्जी, वो वहां कोने में, ठीक है, अपने मुंह के ऊपर ही उन्होंने किताब का नाम लिखवाया है, मे भी कोई पहचानता ना हो शायद इसलिए। तो पीटर मुखर्जी ने संस्मरण स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव लिखा है, ठीक है। अब क्या है इनके बारे में, देखो ज्यादा मैं बोलूंगा, इनकी किताब याद रखो, ठीक है। मुझे खुद को याद नहीं रही, तुमको कहां से बोल दूंगा मैं याद रखने के लिए। तो पीटर मुखर्जी देख लो एक बार, कभी आ जाए। तो पीटर मुखर्जी जो है, ये कौन थे, ये फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव है स्टार इंडिया के, चैनल मालूम है आपको। तो उन्होंने अपने बारे में लिख दिया, इसमें नाम है, फिर से देख लो, पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, स्टार स्ट्रक, वो लिखा हुआ है, स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, लिख देते हैं। पहले खूब नौकरी करेंगे, जब रिटायरमेंट आने लगता है तो अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में भर भर के इसमें लिखेंगे, ये है ना, अच्छा दिखेंगे, बुरा सब लिख देंगे, और जब तक नौकरी करेंगे तब तक अच्छा अच्छा ही बताएंगे आपको। ये ध्यान रखिए, इसे ज्यादा भरोसा भी मत करना किताबों पे लिखी हुई चीजों पे किसी के। भाई अगला है, मेघना पंत ने उपन्यास लिखा है। अब ये देखिए, ये रही मेघना पंत, देखो मेघना पंत इसलिए फेमस हो गई है, इन्होंने एक छोटे शहर की महिला थी लाडो, वो लड़की, इसका भैया लाडो की कहानी अलग है, इसके ऊपर मूवी बनने वाली है ना। और बदनाम लाडो करके आएगा ये मूवी बनने वाली है, ये लिखा है मेघना पंत। लाडो की कहानी में थोड़ी सी बता देता हूं आपको। लाडो एक ऐसी लड़की है जो अपने गांव से निकलती है और ये स्पर्म डोनर ढूंढ रही है। स्पर्म डोनर क्यों, क्योंकि ये तलाश रही है एक अच्छा युवक शादी के लिए, और उस चक्कर में ये स्पर्म डोनेट करवा रही है। अब बनी बात है, स्पर्म डोनेट कोई करवाएगा तो क्या कोई परिवार वाला मानेगा कभी, ऐसा हो सकता है। तो ये बदनाम लाडो करके इसलिए मूवी आ रही है, मूवी देखने लायक होगी, देखें जरा कैसे विरोध किया उसने, ठीक है। ये देखो मैं पढ़ भी देता हूं आपके, जो किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश जारी रखते हुए, देख लो, अच्छे व्यक्ति की तलाश जारी रखते हुए स्पर्म डोनर से बच्चा पैदा करने हेतु अपनी रूढ़िवादी जो उनका परिवार है उससे लड़ती रहती है, स्पर्म डोनर से बच्चा पैदा करवाने के लिए। भाई अब सोच लो, ये वो लाडो और एक ये
जिन्होंने ये किताब लिख भी दी है, और अब ये पिक्चर भी आ जाएगी भैया, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूं आपको, तो भाई इस किताब का नाम देख लीजिए, उपन्यास का नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज है ही है, आप देख ही रहे हैं सामने, है ना। विक्की डोनर से अब ये लोग डोनर निकल गए, लो मांगने पहुंच गए, एक लड्डू निकल गई वहां से, देख लो भैया। भाई अगला है वीपी वेंकैया नायडू। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट। वेंकैया नायडू ने मेवरिक मसीहा, अभी ये बंदे को तो आप जानते हो, सभी जानते होंगे, है ना। ये मेवरिक मसीहा नहीं है, ये है जूनियर एनटीआर। तो कोई सीनियर एनटीआर तो होगा, तो क्या इनके पापा हैं? नहीं, इनके पापा तो हैं, ये नहीं है, ये चाचा है। इनके भाई ये रहे, इनका नाम क्या है? नंदमुरी हरिकृष्णा। इनका नाम क्या है? नंदमुरी बालकृष्णा। ये दोनों बेटे हैं किसके? ये रहे सबसे बड़े पापा इनके, ये रहे पापा। ये है एनटी राव, है ना। जो एनटीआर आप पढ़ते हो ना, एनटी रामा राव, इसे एनटीआर जो बोलते हैं, ये है सीनियर एनटीआर। इनके पोते हैं ये जूनियर एनटीआर। इनके पापा हैं ये बगल में लिखे हुए हैं, और इनके भाई हैं ये। तो आप पूरा खानदान देख लो, ये सब सांसद है, कहीं ना कहीं सब सांसद, बहुत बड़े परिवार से आते हैं भाई। चंद्रबाबू नायडू मालूम ही है आपको, आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके, ठीक है। वो खुद इनके चाचा लगते हैं, समझ गए। पूरा सीएम से परिवार से भरे हुए हैं, बहुत पावरफुल बंदे हैं। तो आप जैसे मूवी में देखते हो ना, बिल्कुल तमिलनाडु में जिस तरह से पावर ही दिखाते हैं, तो कोई भी हैरानी मत मानना जब ये हकीकत में भी वैसे ही मार पीट रहे हो किसी को, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आदमी बहुत, मतलब अब क्या बोलोगे अब आप, समझ गए हो। ये इनके दादाजी 3 बार सीएम रहे हैं भाई, मजाक है क्या, समझ गए। इन्हीं को कहा गया है यहां पर मेवरिक मसीहा, और उन्हीं के लिए वेंकैया नायडू ने, इनकी किताब का जो नाम है, पुस्तक का नाम है मेवरिक मसीहा। ये एनटीआर, सीनियर एनटीआर के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। और इनके बारे में मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तेलुगु सिनेमा में ये थे, तेलुगु सिनेमा में दादा ही सुपरस्टार थे, फिर चाचा लोग, दादा ये तो थे ही, पापा चाचा तो है ही, और बेटा तो भैया है ही है, मतलब सब सुपरस्टार है, कोई कम नहीं है भाई, समझ गए इस बात को आप। और अब इसमें क्या बताऊं मैं दोस्तों आपको, है ना। इनको देख करके तो अब बाकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए होंगे। मेन याद रखना था कि मेवरिक मसीहा एनटीआर की है, जूनियर एनटीआर की नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो वो वहां पर याद रखना, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या बचा, और क्या बचा भाई, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, जिसकी स्थापना और ये सब तो हो गया, ठीक है, सब मैंने बता दिया आपको। चलिए अगला है दोस्तों, देखिए गृह मंत्री ने राष्ट्र प्रणाम, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक बुक निकाली है, उसका किया हुआ है क्या, राष्ट्र प्रणाम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, है ना, 82 वर्षों की। किसकी है भैया? 1939 में बने सीआरपीएफ। तो जब से वो बना, उसके संघर्ष और इन सब के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। किताब का नाम आपके सामने है, राष्ट्र प्रणाम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। चलिए अगला है दोस्तों, भैया ये है कबीर बेदी, ठीक है। इन्होंने भी किताब लिख दी है, स्टोरीज आई मस्ट टेल। अप्रैल 2021 में ये जारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस इनका याद रखिए, किरण बेदी बोल रहा हूं, कबीर बेदी की क्या नाम है इनके बुक का? स्टोरीज आई मस्ट टेल। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए उतार चढ़ाव लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो बजट के लिए तो खैर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, है ना, होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीजें अपन ने कही है, तो वापस आ जाते हैं कहां, सबसे नंबर 1 के टॉप के इस पे, ठीक। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं मंथली करंट अफेयर था फरवरी का 2021 का। जितना हो सके मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। देखिए 2 पार्ट हैं, तो दोनों को देखिए, है ना, डबल स्पीड में कर लीजिए, यूट्यूब पे सारी सुविधाएं देता ही है आपको। मुझे बताइए, रिव्यू दीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, है ना। पिक्चर्स, ये जो भी मैंने जैसा भी किया है आपके लिए बनाने की कोशिश करी है, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं वीकली भी लाऊंगा, जैसे मार्च अभी हो गया, कल 7, आज 7 हो गई, तो कल इसका वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए कि एक हफ्ते में क्या हुआ, और फिर मार्च का मंथली तो आएगा ही आएगा। क्लियर दोस्तों। तो जो भी आपके रिव्यूज हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में उसमें डालिए। कोई चीज अगर आपको डाउट लगती है इनमें से, मेरे पढ़ाए हुए में से, या कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है मैंने छोड़ दिया, तो भी आप मुझे कमेंट करके उसमें बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में इसी के साथ, ठीक है, धन्यवाद।